अनामिका और विपुल की नई नई शादी हुई थी। दोनों पति पत्नी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। परिवार में अनामिका की सास मधु और ननन शिप्रा रहा करती थी। अनामिका की एक दिक्कत थी, उसके सिर में बहुत सारे जू हुआ करते थे क्योंकि वो अपने बालों की केयर नहीं करती थी। हफ्ते में 2 बार नहाना, बालों में शैम्पू ना करना, तेल नहीं लगाना, ऐसी बुरी आदत है अनामिका की। वह दिखने में काफी सुंदर थी, जिस कारण उसे ऐसा लगता था कि उसे अपनी पर्सनल लाइफ में साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर से अपने चेहरे को साफ किया करती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद विपुल के सर में बहुत खुजली होने लगती है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे सिर में ना बहुत खुजली होती है। संडे को मेरी छुट्टी है। आप एक बार मेरे सर में चेक करना कि आखिर क्या हुआ है जो मुझे इतनी ज्यादा खुजली होती है। अच्छा ठीक है बेटा, संडे को मैं तेरे बालों में तेल भी लगा दूंगी और देख भी लूंगी कि आखिर मेरे बेटे के सिर में इतनी खुजली क्यों हो रही है। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए ऑफिस जा रहा हूँ। इस खुजली की वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाता, न ऑफिस में काम कर पाता हूँ, न जाने क्या हो गया है मेरे सिर में। अच्छा आप टेंशन मत ले, संडे को मैं देख लूंगी, बोल तो रही हूँ। ऐसे ही संडे का दिन आता है। विपुल अपनी माँ के पास बैठ जाता है। उसकी माँ उसके सर से चेक करती है कि आखिर विपुल के सर में इतनी खुजली क्यों हो रही है। मधु को विपुल के सर में मोटे मोटे काले काले जू दिखाई देते हैं और ये देखकर मधु को बहुत घिन आती है और वो विपुल से कहती है, हे राम जी, ये नास पीटे जू इतने सारे तेरे सिर में कहाँ से आ गए। हे भगवान, इनको देख के तो मुझे ही डर लग रहा है। इतने मोटे मोटे काले काले जू कहाँ से आ गए बेटा तेरे सिर में। क्या बोल रही हो माँ? जुएं, वो भी मेरे सिर में कहाँ से आ गए? माँ, अब तो लोग मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। लेकिन ये जुएं आए कहाँ से? माँ, मेरा दिमाग खराब है और आप ना जल्दी से इसे साफ करो। मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी पूरी फौज मेरे सर में आ चुकी है। रुक जा, जुएं वाली कंघी लाने दे, तेरे सिर से सारे जुएं निकाल दूंगी। मधु छोटी जू वाली कंघी की मदद से विपुल के सर के सारे जू निकाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विपुल शादी में चला जाता है। रात काफी हो जाती है, जिस कारण विपुल को वहीं रुकना पड़ता है। अनामिका, जिसे अकेले सोने से डर लगता था, वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज विपुल तो आएंगे नहीं और मुझे अकेले सोने में डर लगता है। मैं आपके पास सो जाऊँ आज? हाँ हाँ बहू, सो जा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ठीक है माँ जी, मैं बाकी का काम निपटा कर आती हूँ थोड़ी देर में सोने के लिए। अनामिका घर का काम निपटाकर अपनी सास के साथ सो जाती है, इस बात से अनजान कि अनामिका के सर में जू है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मधु के सर में खुजली होना शुरू हो जाती है। बार बार अपना सिर खुजाने लगती है और अपने कमरे में बैठकर जू वाली कंघी से वो जू निकालती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में। मेरे घर में तो किसी के भी सिर में जू नहीं थे, अब अचानक से कभी मेरे बेटे के सिर में तो कभी मेरे सिर में। लेकिन एक बात सोचने वाली है, जब से बहू आई है तब से ये दिक्कत हो रही है। अनामिका अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी। वो फौरन अपनी सास के पास आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये मेरे सर में अचानक से इतनी खुजली क्यों हो रही है? जब से मैं आपके पास सोई हूँ तब से मुझे बहुत खुजली हो रही है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लगता है मेरे सिर में जू हो गए हैं। तेरे सिर में भी जू हो गया? हे भगवान, ये किस चुड़ैल के सिर के जू हम लोगों के सिर में आ रहे हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। एक बार पता चल गया ना कि आखिर किसके सिर से जू हम लोगों के सिर में ट्रांसफर हो रहे हैं, मैं उसे गंजा कर दूंगी। माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिप्रा के सिर में जुएं हो गए हो? क्योंकि वो तो कॉलेज जाती है और कॉलेज में अक्सर एक दूसरे के सिर के जुएं आपस में एक दूसरे को चले जाते हैं। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। आने दे शिप्रा को, देखूंगी कि उसके सिर में जू है भी या नहीं। लगता है कि वो ही बाहर से जुएं लेकर आ रही है इस घर में। ऐसे ही कुछ दिन बाद मधु अपनी बेटी के सर को चेक करती है। शिप्रा के सर में भी कोई जू नहीं था। ये देखकर मधु हैरान हो जाती है कि शिप्रा के सर में भी जू नहीं है। आखिर किसके सर में से आ रहे हैं। ऐसे ही एक दिन अनामिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे ना पता चल गया है घर में किसके सिर में जुएं हो रहे हैं। विपुल जी ऑफिस जाते हैं और वहीं वो बाहर से जुएं लेकर आ रहे हैं। उनके सर से जुएं मेरे सिर में और मेरे सर से आपके सिर में आ गए हैं। लेकिन विपुल तो ऑफिस जाता है ना, और मर्दों के सिर में जुएं कहाँ से आते हैं? अरे माँ जी, वो मर्द अपनी बीवियों के साथ ही तो सोते होंगे ना, उनकी बीवियों के सिर में भी जुएं होंगे।
इसीलिए उनसे उनमें ट्रांसफर हो गया होगा और फिर विपुल हमारे सर में जुओं का आदान प्रदान करते हैं। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। सबसे पहले विपुल ही मेरे पास आया था कि माँ मेरे सिर में खुजली हो रही है, लेकिन अब तू चिंता मत कर, मैं तो जुओं को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भगा के ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनामिका अपने कमरे में बैठकर जू निकाल रही होती है और जुए निकालते निकालते वो कहती है, हे भगवान, ये जुएं तो मेरे सिर से जाने का नाम ही नहीं लेते। आखिर कब तक मैं अपने ससुराल वालों के ऊपर जुओं का इल्जाम लगाती रहूंगी। आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा कि आखिर ये जुए मेरे सर के ही है जो उनके सर में ट्रांसफर हो रहे हैं। मधु अपनी बहू की सारी बातें सुन लेती है और अब मधु अनामिका के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देती है। चोरी चुपके हमेशा अनामिका को ही देखा करती। अनामिका जो कि नहाने में कंजूसी करती, साथ ही अपने बालों को क्लीन नहीं किया करती। ये सारी हरकतें मधु नोटिस करती रहती है और एक दिन मधु अनामिका से कहती है, अरे बहू आ, जरा मैं तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ। और हाँ, चिंता मत कर, फिलहाल के लिए तो हम सबके सिर में जुएं हो चुके हैं। मैं तेरे सिर के जुएं भी निकाल दूंगी। ठीक है माँ जी। अनामिका अपनी माँ जी के पास बैठ जाती है। मधु उसके सर में जैसे ही तेल लगाने जाती है, सिर की गंदगी से मधु दूर हट जाती है और अनामिका को सुनाते हुए उसे कहती है, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से तूने बाल ही नहीं धोए। ये सब क्या है बहू? और हाँ, मैंने ना सब कुछ सुन लिया था। हकीकत में तेरे ही सिर में जुएं हैं। सच बताऊं, अगर ऐसे ही अपने बालों को रखेगी ना तो जुएं तेरे ही सिर में होंगे। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे सर में कोई जुएं नहीं है। वो तो आप लोगों की वजह से मेरे सर में जुएं आ चुके हैं। बेटा, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा और अपनी माँ से ना कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे जुएं निकालते हुए और खुद से बातें करते हुए। तो बेटा, यही कारण है कि तेरे सिर में इतने सारे जुएं क्यों हैं, क्योंकि तू अपने बालों की साफ सफाई नहीं करती, जरा भी ध्यान नहीं देती। इसीलिए गंदगी होने के कारण ये जुएं तेरे सिर में पनप रहे हैं। ससुराल में अपनी पोल खुलते देख अनामिका को खुद पे बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। अब से अनामिका हफ्ते में 3 से 4 बार शैम्पू करती और अपने बालों में अच्छे से कंघी किया करती। जुएं खत्म करने वाले तेल का भी इस्तेमाल करती, जिससे कुछ ही समय बाद उसके सर के जुएं खत्म हो जाते हैं। रुचि एक गरीब विधवा औरत थी जिसके 5 बेटे थे और एक बेटी। रुचि अपनी बेटी की शादी करवा कर अपने 5 बेटों की भी शादी करवा देती है, लेकिन उसके 5 बहुएं घर आते ही रुचि से बोलती है, माँ जी, घर कितना छोटा है। इस घर में सिर्फ 5 ही कमरे हैं और एक रसोई। आप खुद ही सोचिए, हम 5 बहुएं और एक रसोई, कैसे गुजारा होगा? अरे बड़ी बहू, गुजारा कैसे नहीं होगा? घर में एक ही किचन होता है। और हाँ, हमारे समय में हम सारी देवरानी जेठानियाँ मिलकर एक ही रसोई में खाना बनाती थी। माँ जी, वह जमाना कुछ और था और यह जमाना कुछ और है। हम 5 एक रसोई में खाना नहीं बना सकते, क्योंकि हम 5 ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम 5 अलग रहेंगे और अब इस घर में 5 अलग अलग रसोई बनेंगी। ये क्या बोल रही हो बहू? दीदी बस ये बोल रही हैं कि आप एक मंजिल और बनवा दीजिए जिसमें 5 किचन हो। इससे एक फायदा हो जाएगा। अभी आप हॉल में सोती हैं, अब जब ऊपर किचन बन जाएगा तो आप नीचे वाले किचन में सो जाना और उसी में अपना खाना भी बना लेना, क्योंकि अब हम 5 आपको और दिन नहीं खिला सकते, क्योंकि अब हम 5 की आपस में नहीं बनती। अरे बहू, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो ना। ना मैंने पहले कुछ बोला है और ना ही मैं अब बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि इस घर में अलग अलग 5 रसोइयाँ तो होने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे जीते जी इस घर में 5 रसोइयों का अलग अलग बंटवारा कभी नहीं होगा। अब तुम 5 बहुओं देख लो कि तुम्हें क्या करना है। इतना बोलकर रुचि वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रुचि की 5 बहुएं दिया, पूजा, आरती, निशा और दिशा पैर पटकते हुए किचन में जाती है और आपस में लड़ने लगती है। दिशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज हम 4 से पहले खाना बनाने की? क्या तुम भूल गई हो कि हमेशा पहले खाना मैं बनाती हूँ? दीदी, मैं जानती हूँ और आज खाना मैं बनाऊंगी पहले। आप हमेशा से पहले खाना बनाती आ रही हो और आपकी वजह से ना मैं और मेरे पति लेट हो जाते हैं खाना खाने में। दीदी, दिशा बिल्कुल सही कह रही है। हमेशा हर चीज की शुरुआत बड़ों से ही क्यों हो, कभी छोटों से भी होनी चाहिए।
इसलिए इस घर में अब से हर चीज शुरुआत की 5 दिन बड़ों से होगी और 5 दिन छोटों से। इसीलिए तो पहले मैं खाना बनाऊंगी, फिर पूजा दीदी बनाएंगी और फिर आरती दीदी बनाएंगी, उसके बाद निशा दीदी और सबसे आखिरी में आप बनाएंगी। इतना बोलकर दिशा खाना बनाने लगती है, लेकिन ये बात निशा और दिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो लड़ने लगती हैं और उन पांचों बहुओं के बीच इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है कि वो पांचों रसोई के सारे कांच के बर्तन लड़ते हुए तोड़ देती है। और रात को जब रुचि घर आती है तो किचन की ऐसी हालत देखकर अपनी पांचों बहुओं से बोलती है, अरे तुम पांचों क्या करती रहती हो? हर हफ्ते कोई ना कोई सामान तोड़ ही देती हो किचन का। तुम्हें तो मालूम है ना कि इस घर का खर्च तुम्हारे ससुर जी के पेंशन से चलता है। यही चीज तो माँ जी हम आपको समझाना चाहते हैं कि 5 बहुएं और 1 रसोई कैसे काम चल सकता है। अब आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि घर की चीजें बची रहे। और अगर आपने कोई तरीका नहीं निकाला तो मुझसे खाने की उम्मीद छोड़ देना कि मैं आपको एक टाइम का खाना दूंगी, क्योंकि मेरे पति इतने पैसे नहीं कमाते। और आप तो जानती हो कि जैसे आप गरीब हो वैसे ही हम 5 बहुएं भी गरीब हैं। इस तरह का ताना मारकर रुचि की 5 बहुएं वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रुचि घर में मिस्त्री को बुलाती है और रसोई में ही 5 चूल्हे लगवा देती है, जिसके बाद 5 बहुएं एक साथ खड़ी होकर खाना बनाती है। लेकिन उनकी लड़ाई फिर भी जारी ही रहती है। उन 5 की लड़ाई के बीच रुचि की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन रुचि की बेटी आशा अपनी माँ से मिलने के लिए घर आती है और जब आशा अपनी माँ को बीमार अवस्था में देखती है तो वह अपनी 5 भाभी से बोलती है, भाभी मैं ये सब कुछ क्या देख रही हूँ? आप सब मेरी माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं देते हैं क्या? देखो माँ की हालत क्या हो गई है। माँ कितनी कमजोर हो गई है। देखो आशा, हम माँ जी का पूरा ख्याल रखते हैं। आखिर हम भी तो गरीब घर से ही हैं, पर फिर भी हमसे जितना हो पाता है हम माँ जी का ख्याल रखते हैं। वो तो मुझे दिख रहा है भाभी, माँ की हालत और आप 5 की हालत को देखकर। वैसे भी मैं कुछ दिन यहीं पर हूँ, मैं भी देखती हूँ आप मेरी माँ का कितना ख्याल रख रही हो। और फिर आशा की ऐसी तीखी बातें सुनकर उसकी 5 भाभी तिलमिला जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद 5 रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और एक बार फिर आपस में लड़ने लगती है। हे भगवान, ऐसी देवरानियों से तो भगवान ही बचाए। इस घर में मेरी देवरानी है या चोरनियाँ। अभी 2 दिन पहले ही मैंने तेल मंगवाया था और आज देखो, आज सारा तेल खत्म भी हो गया। दीदी आप क्या कहना चाहती हो कि आपका तेल हमने अपनी सब्जी में डाला है? अरे मेरी औकात तो आपसे अच्छी है, मेरे पति आपसे ज्यादा कमाते हैं। इस तरह से रुचि की 5 बहू की लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी सास को खाने के लिए नहीं देती और साथ ही वो ये भी भूल जाती है कि उसकी नंद भी इस घर में आई है और वे 5 खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ये देखकर आशा को बहुत बुरा लगता है और वे अपनी माँ के साथ किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। लेकिन ये सब करते हुए निशा देख लेती है और अपनी सास से बोलती है, आप हैं हम 5 बहू की एक रसोई की चोरनी। एक तो इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल से हम 5 एक रसोई में रहकर काम करती हैं और आप हम 5 को आपस में लड़वाने के लिए इस तरह की हरकतें करती हो। माँ जी आपको शर्म नहीं आती? निशा की आवाज सुनकर बाकी की बहू भी आ जाती हैं और वो भी रुचि से लड़ने लगती है। तभी वहाँ उनके पति भी आ जाते हैं। अपने भाइयों को आता देख आशा अपनी भाभी और भाइयों से बोलती है, देख लिया भाभी, मैंने आप 5 को देख लिया। आप 5 बहुएं मिलकर मेरी माँ का कितना ख्याल रखती हो। भैया आपके रहते हुए माँ के साथ इतना जुल्म हो रहा है, उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा और आप लोगों की कुछ नहीं बोलते। अगर आप लोगों से मेरी माँ की देखभाल नहीं की जाती तो मुझे बोल देते कि मैं अपनी माँ को लेकर चली जाऊँ। मैं अपनी माँ को लेकर चली जाती। अब मैं माँ को इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगी। क्या हुआ आशा, तू ऐसा गुस्सा क्यों कर रही है? क्या हुआ आप लोगों को? माँ की हालत नहीं दिखाई दे रही है क्या भैया? माँ इतनी गरीब है, पापा के जाने के बाद अकेले उन्होंने इतनी मेहनत से आप 5 को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और आपकी शादी करवाई। और आज जब आप 5 कमाने लगे हैं तो आप 5 मिलकर मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सकते। ये 5 बहुएं मेरी माँ से लड़ती है 5 रसोई के लिए
क्योंकि इन 5 से एक रसोई में काम नहीं हो पाता। अरे मैं कहती हूँ 5 एक साथ मिलकर नहीं रह सकती। ये 5 अपने पैसे मिलाकर 5 मंजिल घर नहीं बना सकती, ताकि इन लोगों की आपस में लड़ाई ना हो। आखिर माँ कब तक आप सबका खर्चा उठाएंगी? आशा की बातें सुनकर रुचि के सभी बेटों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वे अपनी बीवी को डांटते हैं। अब रुचि की 5 बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी रुचि और आशा से माफी मांगती हैं, जिसके बाद वे 5 बहुएं एक साथ मिलकर रहती है और एक ही रसोई में साथ मिलकर खाना भी बनाती हैं। पूर्वी नाम की एक लड़की शाम को जल्दी घर आ जाती है और अपने घर में जाकर कंबल ओढ़कर सो जाती है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है और पूर्वी से बोलती है, अरे पूर्वी बेटा, क्या हुआ? आजकल तू इतनी जल्दी घर आकर सो जाती है। हाँ माँ, वो मैं बहुत थक जाती हूँ और सुबह जल्दी उठकर मुझे पराठे की तैयारी भी करनी पड़ती है ना, बस इसलिए। मुझे पता है बेटा कि तू बहुत थक जाती है, इसीलिए तो मैं तुझे बोलती हूँ कि मुझे अपनी मदद करने दिया कर। आखिर अकेले तू घर और सीमा की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठा पाएगी? माँ, मैं अकेली कहाँ हूँ, आप हो ना मेरे साथ। अच्छा माँ, अब आप जाकर खाना खा लो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा ठीक है बेटा, तू आराम कर ले। इतना बोलकर पूर्वी की माँ वहाँ से चली जाती है। माँ के जाने के बाद पूर्वी कंबल से बाहर निकलती है और रोते हुए खुद से बोलती है, माँ 8 बजे के बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, क्योंकि मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ और अगर आपने मेरा असली रूप देख लिया तो आप डर जाएंगी, और बस इसीलिए मैं आपको अपनी मदद भी नहीं करने दे सकती, क्योंकि रात के 8 बजते ही मैं एक चुड़ैल बन जाती हूँ और सुबह के 5 बजे के बाद अपने इंसानी रूप में आ जाती हूँ। माँ, मैं आपको और सीमा को कैसे बताऊं कि मैं यहाँ एक मकसद से हूँ। जैसे ही मेरा मकसद पूरा होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल घर से बाहर निकल जाती है और गांव में घूमने लगती है, और जैसे ही सुबह के 5 बजने को आते हैं चुड़ैल अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी उमा नाम की एक गांव की औरत उस चुड़ैल को पूर्वी के घर में जाते हुए देख लेती है। चुड़ैल को देख उमा के होश उड़ जाते हैं और वो खुद से बोलती है, हे भगवान, पूर्वी के घर में तो किसी चुड़ैल का साया है। कल सुबह होते ही मैं पूर्वी की माँ को बताऊंगी ये सब। इतना बोलकर उमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, और वहीं दूसरी ओर सुबह के 5 बजे के बाद चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती है और पराठे बनाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और सूरज निकल पड़ता है, जिसके बाद पूर्वी की माँ की आंख भी खुल जाती है और वो देखती है कि पूर्वी ने अपनी रेडी तैयार कर ली है। जिसके बाद पूर्वी की माँ पूर्वी से बोलती है, बेटा आज मैं अभी तेरे साथ पराठे बेचने चलती हूँ। नहीं माँ, आप रहने दो, मैं कर लूंगी। इस तरह से पूर्वी अपने पराठे की रेडी लेकर वहाँ से निकल जाती है, और पूर्वी के जाते ही उमा पूर्वी के घर आ जाती है और पूर्वी की माँ से बोलती है, अरे बहन, तुम्हारे घर पर किसी चुड़ैल का साया है। मेरे घर पर किसी चुड़ैल का साया? अरे ये तुम क्या बोल रही हो उमा बहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे घर पर भला किसी चुड़ैल का साया कैसे हो सकता है? अरे बहन, भगवान मुझसे झूठ ना बुलवाए, पर मैंने खुद आज सुबह 5 बजे के आसपास तुम्हारे घर में तुम्हारी बड़ी बेटी पूर्वी के कमरे में से किसी चुड़ैल को जाते हुए देखा था। उमा की ये बात सुनकर पूर्वी की माँ थोड़ा घबरा जाती है, पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद उमा भी वहाँ से पूर्वी की माँ को सतर्क करके चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी एक गाँव में जाकर अपने स्पेशल पराठे बेच रही होती है। आज पूर्वी के पराठे इतने ज्यादा बिकते हैं कि कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता, और जब वो टाइम देखती है तो वो देखती है कि 7 बज चुके हैं। अरे ये क्या, आज तो यहीं पर 7 बज गए और 8 बजे तक मैं अपने चुड़ैल के रूप में आ जाऊंगी। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा, मैं इस रूप में माँ के सामने नहीं जा सकती। अब पूर्वी अपने सभी ग्राहकों को अपने स्पेशल पराठे खिलाती है और वहाँ से घर के लिए जल्दी जल्दी रवाना हो जाती है। परंतु घर आते आते उसे 8 बज जाते हैं और वो रास्ते में ही एक चुड़ैल बन जाती है, परंतु उस सुनसान जगह पर कोई नहीं होता, जिस वजह से चुड़ैल अपनी शक्तियों से अपनी रेडी को घर पहुँचा देती है और खुद हवा में उड़ने लगती है और गाँव में घूमने लगती है। तभी चुड़ैल की नजर अपनी छोटी बहन सीमा पर पड़ती है, जो बुक स्टोर से बुक लेकर घर जा रही होती है। उसे अकेला देखकर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। पूर्वी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुंडों के सामने आ जाती है और बोलती है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक मासूम लड़की को छेड़ते हुए? चुड़ैल? चुड़ैल? हाँ चुड़ैल,
और अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक चुड़ैल की बहन को छेड़ा। ये सब देख सीमा को पता चल जाता है कि उसकी बड़ी बहन पूर्वी एक चुड़ैल है। जिसके बाद सीमा अपनी बहन पूर्वी से बोलती है, दीदी तू एक चुड़ैल है, पर तू चुड़ैल कैसे हो सकती है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीमा, अभी तो घर जा, मैं तुझे घर पर आकर सारी सच्चाई बताऊंगी, पर उससे पहले मैं इन पापियों के किए की सजा दूंगी। और एक बात याद रखना, माँ को कुछ मत बताना, और माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि अब मैं उनकी बेटी इंसानी रूप में नहीं बल्कि एक चुड़ैल बन चुकी है। ठीक है दीदी। इतना बोलकर सीमा वहां से चली जाती है और चुड़ैल उन गुंडों को उनके किए की सजा दे देती है और वो एक एक करके उन सभी गुंडों को मार डालती है और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके जंगलों में फेंक देती है। इसके बाद चुड़ैल अपने घर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर सीमा को अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है, तू जानना चाहती थी ना कि तेरी बहन एक चुड़ैल कब और कैसे बनी? हाँ दीदी। सीमा के पूछने पर चुड़ैल उसे बताती है कि जब सीमा कॉलेज में प्रथम स्थान पर आई थी और उसने पूर्वी से कहा था, दीदी मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ और अब मैं शहर जाकर अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तू शहर जा। पर दीदी उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। तू पैसे की चिंता क्यों करती है? तू बस शहर जा और शहर जाकर बस तू अपनी पढ़ाई पूरी कर। मैं हूं ना यहाँ, मैं अपने पराठे बेचकर तेरी पढ़ाई के सारे खर्चे निकाल लूंगी और पापा की पेंशन भी तो हर महीने आती है, तू टेंशन मत ले। पूर्वी के कहने पर सीमा अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली जाती है और अपनी आगे की पढ़ाई करने लगती है। इसी बीच उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए पूर्वी हमेशा सुबह जल्दी उठती और दूसरे गांव जाकर पराठे बेचा करती। ऐसे ही एक रात पूर्वी पराठे बेचकर घर आ रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पूर्वी मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। बस इस तरह से मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और मैं तुम लोगों के साथ अपने इंसानी रूप में रहने लगी ताकि तुम लोगों को कभी पता न चल सके कि मैं मर चुकी हूँ। अगर तुम लोग मुझे मेरे असली रूप यानी चुड़ैल रूप में देख लेते तो मुझसे दूर भागने लगते और मेरी बहन मैं बस यहाँ तब तक हूँ जब तक तू अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। जिस दिन तुझे तेरा पहला केस मिल जाएगा और तुझे तेरी पहली फीस मिल जाएगी, उसी दिन मेरी आत्मा को मुक्ति भी मिल जाएगी। चुड़ैल सीमा से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और उन दोनों की सारी बात सुन लेती है। जिसके बाद पूर्वी की माँ पूर्वी को गले लगाकर खूब रोती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सीमा अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद बहुत जल्द ही पूर्वी की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है।